हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम देखेंगे हमारी जो नई यूनिट है वो आईसी से रिलेटेड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी फैब्रिकेशन। वो जो आपकी आईसीज़ होती हैं वो बनती कैसे। आईसीज़ आपने देखी होंगी, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ प्रैक्टिकल्स करे होंगे तो आपके अगर डिजिटल में देखें तो आपने नैंड, नॉर, और आपका एक्सॉर, एक्सनॉर, इन सब की आईसीज़ होती हैं। ठीक है, खासकर नैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल गेट होते हैं जो, उनकी आईसीज़ बहुत मिलती हैं। तो ये जो आईसीज़ होती हैं आपकी, ये बनती कैसे है, हम इस पूरे यूनिट में हम यही देखने वाले हैं कि आईसी फैब्रिकेट होती कैसी है। ठीक है, आपके आईसी के अंदर आप कई सारे कंपोनेंट्स डाल सकते हो, लाखों में डाल सकते हो आप तो। ठीक है, पर पहले स्टार्ट जब हमने किया था तो एक आईसी के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते थे, थोड़े कम होते थे। पर धीरे धीरे करके हम उसमें कंपोनेंट्स और इंटीग्रेट करते गए। इंटीग्रेट मतलब कि एक छोटी सी जगह पे आप और चीज़ों को मिलाए जा रहे हो। ठीक है, तो आईसी आपका जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी की जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसमें जो आपके कई सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका डायोड हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, आपका बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, ये जितने भी आपने देखे हैं, एफईटी आपने कंपोनेंट्स देखे, ये सब एक आईसी के अंदर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक आईसी के अंदर आप कई सारे मॉसफेट डाल सकते हो, कई सारे बीजेटी डाल सकते हो, कई सारे रेजिस्टेंस भी डाल सकते हो, और आपके कैपेसिटेंस भी डाल सकते हो। आपने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस पैसिव तरीके से देखें, आपको पता है रेजिस्टेंस ऐसा होता है, आपको पता है कैपेसिटेंस ऐसा होता है, आपने बीजेटी भी देखा है। ठीक है, जिसमें आपको पता है NPN करके ऐसे हम देखते थे, ऐसे करके 3 टर्मिनल्स होते थे उसके। फिर ऐसी मॉसफेट भी आपने देखे हैं। ठीक है, उसका भी एक सिंबल होता था। तो आपको पता है ये सारे आपने पैसिव नेटवर्क्स देखे, ये पैसिव होते हैं दोनों। ठीक है, तो ये जो आपके आपने सिंबल्स देखे हुए हैं, ये जो कंपोनेंट्स आपने देखे हैं, ये सारे के सारे आपने नॉर्मल तरीके में देखे हैं, जो आप बेसिक तरीके से में फर्स्ट ईयर में देखते हैं। ठीक है, कि दिखते कैसे। पर हम चाहे तो इन सबको एक आईसी के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, आईसी के अंदर भी बना सकते हैं। तो आईसी के अंदर फैब्रिकेट कैसे करते हैं, फैब्रिकेशन कैसे होता है, वो हम उस पूरे चैप्टर में देखेंगे। पर हम जो फैब्रिकेशन देखिए, बीजेटी का भी हो सकता है, रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, कैपेसिटेंस का भी हो सकता है, मॉसफेट का भी हो सकता है, डायोड का भी हो सकता है, कई सारे कंपोनेंट्स का आप आईसी फैब्रिकेशन कर सकते हो। पर हम सबका देखने यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सबका देखने लगेंगे तो पूरी तरीके से हम कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे कुछ भी। तो हम जो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे आईसी फैब्रिकेशन में पूरा, वो मॉसफेट का लेके चलेंगे। मॉसफेट, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आपका वो कैसे बनता है, आपका ये जो मॉसफेट होता है वो कैसे फैब्रिकेट होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि एक ही स्मॉल एरिया में आपने कई सारे सर्किट्स को इंटीग्रेट कर रखा है, या फिर आपने कई सारी कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके एक सर्किट बना रखा है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी दोबारा से बोल देता हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आपके कई सारे कंपोनेंट्स को एक जगह पे लाके इकट्ठा लगा देना, कनेक्ट उनको आपस में कर देना, और आपका एक पूरा सर्किट कंप्लीट बन जाता है। उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि हम जितने कम एरिया में बनाए उतना ज़्यादा बेटर। ठीक है, अब उसको फैब्रिकेट कैसे करते हैं वो सब हम देखेंगे, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें कि तो पहला जो बीजेटी आया था हमारे पास, ठीक है, वो आया था 1947 में, 1940 और 1950 के बीच में। उसके बाद जो अगली पहली आईसी आई थी हमारे पास वो 1958 में आई थी, और पहला मॉसफेट हमें 1960 में मिला था, और आपका जो पहला सीमॉस था वो 1963 में हमें मिला था, और पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में आया है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके एडवांसमेंट आई है। उसके बाद 1980 के बाद जो पूरा एरा आया है वो आया है VLSI का। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब कि आपने एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कर दिया, मतलब कि एक छोटे से एरिया में आपने बहुत ढेरों सारे कंपोनेंट्स को लाके उसमें समा दिया। ठीक है, तो उसे कहते हैं VLSI। अब VLSI की तरह और भी कुछ दूसरे वाले स्केल व इंटीग्रेशन होंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पर स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ये यहाँ पे चाह रहे थे कि सबसे पहले एडवांसमेंट धीरे धीरे करके हुई कैसे। तो ये डेट वाइज नहीं, ये ईयर वाइज है कि ईयर वाइज आपका क्या क्या आता रहा, और हम किस एरा में जी रहे हैं, हम VLSI में जी रहे हैं। ठीक है, आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अब हो रहा है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले कि आपको आईसी फैब्रिकेट करने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है। तो आईसी फैब्रिकेट करने के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ती है, एक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन। बिना सिलिकॉन के आपकी आईसी फैब्रिकेट नहीं हो सकती। अब सिलिकॉन आएगा कहाँ से, सिलिकॉन क्या पाया जाता है। सिलिकॉन अगर सिंपल बात करें तो वो नोबल फॉर्म में नहीं पाया जाता, मतलब अकेले नहीं मिलेगा वो। ठीक है, वो किसी न किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में मिलता है।
ठीक है। तो वो होता है SiO2 सैंड। आपने सैंड आपको पता ही होगी, सैंड होती है रेत, और आपको पता है कि रेत तो बहुत जगह पाई जाती है, रेत की कोई कमी नहीं है। तो आपका जो सैंड होता है उसमें ही सिलिकॉन होता है, और आपकी जितनी भी आईसी फैब्रिकेट होती हैं, आईसी फैब्रिकेशन बिना सिलिकॉन के नहीं हो पाती। सिलिकॉन तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी प्योर सिलिकॉन, ठीक है, सिर्फ सिलिकॉन ही होना चाहिए उसमें। हाँ, बाद में बात अलग है, अगर आप एन टाइप पी टाइप बनाना चाहते हो, जो कि आप पढ़ चुके हैं, डायोड कैसे बनते हैं, सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, एन टाइप भी होता है, पी टाइप भी होता है, एक्सट्रिंसिक वाले, इंट्रिंसिक प्योर इंट्रिंसिक आपका सिलिकॉन। पर अगर आपको एक्सट्रिंसिक बनाना है, एन टाइप या पी टाइप बनाना है, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आपको डालनी पड़ेगी ताकि आप उस टाइप का बना सको। पर सबसे पहले प्योर तो लेके आ जाए, फिर एन टाइप पी टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो सैंड है, वो जो सैंड होता है ये सिर्फ सिलिकॉन नहीं होता, ये एक्चुअली में होता है आपका SiO2। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है SiO2। अब SiO2 आपका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ये रेत की फॉर्म में है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से सिलिकॉन निकालना है। तो जब तक मैं इसे सिलिकॉन नहीं निकाल लूँगा तब तक मैं आईसी फैब्रिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से सिलिकॉन, ठीक है। और उसे इतना प्योर निकालना पड़ेगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा ताकि आप आईसी फैब्रिकेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो काफ़ी प्योर निकालना पड़ेगा आपको। तो इसमें से सिलिकॉन निकालते कैसे हैं, हम उस प्रोसेस को भी जान लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आगे होता क्या है, कि कैसे हम सिलिकॉन को निकालते हैं, प्योर सिलिकॉन को, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। बिना उसके आप आईसी फैब्रिकेशन शुरू नहीं कर सकते। तो हमारा आईसी फैब्रिकेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें यही होता है कि आपको जो सिलिकॉन चाहिए वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर प्योर फॉर्म, ठीक है। क्या होता है सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल क्रिस्टल, वो हम आगे देखते हैं, पर अभी बताता हूँ मैं उसे, वो भी बताऊँगा। पर अभी इससे पहले हम ये रिएक्शंस देख लेते हैं थोड़े बहुत, जिसको हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस है, ठीक है। तो आपको पता है ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो एरो का साइन होता है उसके बाद इधर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं और इधर आपके रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो नीचे देखने से पहले ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपका SiO2 जो सैंड होता है उससे हम एक सिलिकॉन बनाते हैं रिएक्शंस करके। तो जो सिलिकॉन बनाते हैं उसको बोलते हैं MgS सिलिकॉन। MgS मतलब यहाँ पे ये है आपका मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन। MgS का मतलब यहाँ पे है मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन। अगर मैं इसे पूरा लिख लूँ, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन करके हम सैंड से MgS बनाते हैं, ठीक है। पर ये जो MgS होता है ये हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि ये जो MgS होता है ये इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। तो उसको और प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि MgS से आप आईसी फैब्रिकेशन करना शुरू नहीं कर सकते। मतलब आपका सिलिकॉन तो बन गया है पर इसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ होगी, उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा पहले। जब तक वो रिमूव नहीं होंगे तब तक आप आईसी फैब्रिकेशन वाले के लिए जो सिलिकॉन चाहिए होता है वो आपके पास नहीं होगा। तो मुझे MgS से किस पे जाना है, इस पे जाना है, जो कि आईसी फैब्रिकेशन वाला सिलिकॉन होता है। ये जो सिलिकॉन है इसे EGS बोलते हैं। EGS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, ठीक है। ये इनकी एक तरह से मार्किंग है। मार्किंग मतलब कि किस लेवल पे है ये। अब जैसे ये जो सिलिकॉन है इसकी ग्रेड क्या है, इसकी ग्रेड कुछ इस तरीके से कि मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन है, कि इसमें मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो ये उस स्केल का नहीं है या उस ग्रेडिंग का नहीं है कि हम इस पर आईसी फैब्रिकेशन शुरू कर सकें। तो हमें इसकी ग्रेडिंग थोड़ी और अच्छी करनी पड़ेगी। तो हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन पे आ गए। पर ये डायरेक्टली नहीं आते, इसमें भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, तब हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। और ये जो सिलिकॉन होता है ये आईसी फैब्रिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। पर MgS आपका नहीं हो सकता। पर सबसे पहले हमें EGS पे जाना है, तो EGS पे जाने के लिए पहले MgS पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो MgS पे कैसे आते हैं उसके रिएक्शंस है नीचे। देखिए सबसे पहले आप लेंगे सैंड SiO2, उसको रिएक्ट कराएंगे कार्बन के साथ। तो जो आप इन दोनों को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके जो बाई प्रोडक्ट्स या जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, अब इसमें हीट भी होगी, इसमें कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। पर हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। तो SiO2 + C का जब रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा SiC + O2, ये बना। पर अभी भी सिलिकॉन तो बना नहीं है, तो इस SiC का फिर से रिएक्शन करवाया जाता है। किसके साथ, वापस से SiO2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो जब ये रिएक्ट बन के जो प्रोडक्ट बनते हैं आपके, तो आपके 3 प्रोडक्ट बनते हैं, Si, SiO + CO। अब इसमें से ये दोनों हमारे काम के नहीं हैं,
ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन पाया जा रहा है वो इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपका 98% प्योर होता है। इसमें 2% की इम्प्योरिटीज़ होती है एल्यूमिनियम की या आयरन की, ठीक है। एल्यूमिनियम और आयरन की इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ मेटल्स पाए जाते हैं इसमें, 2% की इम्प्योरिटी है, ठीक है। 2% ऑफ Al एंड Fe, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 2% इसमें Al एंड Fe भी होता है, इसलिए इसको हम फैब्रिकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इस MgS को, ये जो आपका बना है SI, ये MgS है, ये वाला सिलिकॉन है। मुझे इस सिलिकॉन से अब इस सिलिकॉन पे आना है, तो अब हम इसके आगे की रिएक्शंस देखते हैं कि MgS से आप EGS पे कैसे जाते हैं, ठीक है। सिंपल रिएक्शंस को देखना है, इसको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, कि बस हम ये देख रहे हैं कि जो सिलिकॉन चाहिए होता है वो आता कैसे है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हो गया, हम MgS तक आ चुके हैं। अब इसके बाद हम EGS पे कैसे जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने MgS बना लिया था, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन हम बना चुके हैं। अब हमें बनाना है इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। तो आपको MgS से EGS पे जाना है। तो प्यूरिफिकेशन हो गया कैसे? प्यूरिफिकेशन ऑफ MgS इनटू EGS, एक तरह का प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है, रिफाइनिंग कर रहे हैं एक तरह से। तो आपका जो सिलिकॉन हमने लिया था, जो MgS हमारा बना था, फाइनल प्रोडक्ट बना था जो MgS वाला, वो हमने यहाँ पे लिया, उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो आपका एक कंपाउंड बना SiHCl3 प्लस H2 प्लस हीट, ठीक है। फिर हमने इस SiHCl3 को फिर से लिया और इसको रिएक्ट कराया H2 के साथ, ठीक है। तो H2 के साथ जब रिएक्ट कराया तो फिर हमें मिला वो मिला 2Si प्लस 6HCl। अब हमें जो यहाँ पे मिला है 2Si प्लस 6HCl, तो ये जो 2Si मिला है ये इस वाले सिलिकॉन से प्योर होगा। मतलब यहाँ पे जो सिलिकॉन मुझे मिला है अब, वो इधर वाले सिलिकॉन से तो प्योर होगा, पर वो अभी EGS पे गया नहीं है। मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाई जा रही हैं, हट रही है, ठीक है, उसमें से छन रही है, मतलब कि इम्प्योरिटीज़ जो भी थी वो हट रही है उसमें से। पर अभी ये पूरा अच्छे तरीके से प्योर हुआ नहीं है कि हम इसमें से आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन हम बोल सकें कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, और इसमें से IC फैब्रिकेशन का स्टेप हम शुरू कर सकते हैं। तो वो हम अभी बोल नहीं सकते, हमें इसे और प्योर करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को फिर रिपीट किया जाता है। तो यहाँ जो सिलिकॉन मुझे मिला है, जो कि इस वाले सिलिकॉन से तो प्योर है, पर अभी भी इसे MgS ही मानेंगे, इसे EGS नहीं मानेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी ये उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। हाँ, इससे तो बेटर हो गया है, ठीक है। तब ये सिलिकॉन का फिर इस्तेमाल किया जाता है, फिर रिपीट करके फिर ये प्रोसीजर किया जाता है। फिर यहाँ पे जो आता है उसको फिर यहाँ पे फिर H2 के साथ रिएक्ट किया जाता है। फिर जो सिलिकॉन मिलता है वो इस वाले से, जो अभी यहाँ पे है, दोबारा रिपीट करके जब यहाँ पे सिलिकॉन आएगा तो उससे बेटर होगा, उससे प्योर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसे रिफाइनिंग इसकी करते रहते, प्यूरीफाई करते रहते, तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें लगता है कि हाँ, अब इसमें से 99.99% या 99% आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो हट चुकी है, 99% ये प्योर हो चुका है, और 1% ही या 0.1% ही, सॉरी 1% तो नहीं बोलेंगे, 0.1 या 0.99% समथिंग ऐसा। तो आपका ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है, जब ये हट जाती हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये इतनी रह जाती है। अगर आपकी 0.1% प्योरिटी रहेगी तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, फिर भी प्योर हो गया, ठीक है। आप 100% नहीं कर सकते। क्या आप बोलोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन बनेगा रिपीट कर करके तो फाइनल एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे SI वाला, जो कि हम बोले 100% प्योर हो, वो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ज़रूर होगी, 0.1 की या 0.01 की, ठीक है, इतनी हो सकती है। तो ये जो सिलिकॉन आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, इस सिलिकॉन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं IC फैब्रिकेशन के लिए, ठीक है। उसकी खासियत क्या होगी? एक तो प्योर होगा, आपका जो यहाँ पे सिलिकॉन बनेगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो प्योर होना चाहिए, ठीक है, बहुत हद तक प्योर होना चाहिए। उसके बाद आपका सिंगल स्ट्रक्चर होना चाहिए या सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल यहाँ पे मतलब ये है कि उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बीच में कहीं पे स्क्वायर के बाद आपका, जैसे मान लेते हैं अगर वो पूरा जो भी इसका स्ट्रक्चर है तो कहीं पे स्क्वायर है तो आगे जाके कहीं पे क्यूबॉइड या हेक्सागन ऐसा करके हो रहा है, नहीं। उसका अगर स्क्वायर चल रहा है तो पूरा स्क्वायर ही चलना चाहिए, क्यूब चल रहा है तो पूरा क्यूब ही चलना चाहिए, उसे कहते हैं सिंगल क्रिस्टल। दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है कि थ्रू आउट सेम स्ट्रक्चर नहीं रहता, बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। तो होता क्या कि उन स्ट्रक्चर्स में डिफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे कनेक्शन उतने सही होते नहीं हैं, ठीक है। तो आपके जो आपस में उनका कांटेक्ट सही रहे, उसका हर एक जो वॉल होगी अगले वाले स्ट्रक्चर के वॉल से सही से कनेक्टेड रहे, तो आपका होना चाहिए सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स कम होते हैं, ठीक है। वो जिनके आपस में स्ट्रक्चर जो जुड़ते हैं अगर वो ठीक से नहीं जुड़े तो बीच में डिफेक्ट्स आते हैं, तो डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, ना के बराबर। तो इसलिए आपका सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन मिलता है वो आपको
जो बार बार रिफाइन करके वो आपको प्योर और सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है। अब इस सिलिकॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हो आगे आईसी फैब्रिकेशन में कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमारा EGS कैसे बनेगा। इसके आगे की फिर प्रोसेस, मतलब कि आपने सिलिकॉन तो ले लिया EGS वाला, इसके आगे होता क्या है, ठीक है, उसके आगे कौन सी स्टेप्स होती हैं वो भी देखेंगे। पर उससे पहले हम यहाँ पे और भी चीज़ें जान लेते हैं कि हम आईसी पढ़ क्यों रहे थे। आईसी का मेन एडवांटेज क्या है, एक तो ये स्मॉल साइज़ में बन सकते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ में बन सकते हैं, ठीक है, और इनका साइज़ छोटे होने की वजह से इन पे पावर कंजप्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, इसमें कई सारे एडवांटेज हो सकते हैं। पावर कंजप्शन आपकी लो हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है, और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कुछ चुनिंदा इसके एडवांटेजेस होते हैं, और भी एडवांटेजेस हैं इसमें। तो ये 3-4 मेन है। पावर कम लगती है, आपका साइज़ छोटा हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, और आपका एक बार को कह सकते हैं कि एक आईसी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जो पूरा का पूरा तामझाम लगता है वो काफ़ी बड़ा लगता है। ठीक है, तो आईसी बनाना इतना आसान नहीं है, पर अगर आप इसे बल्क में बनाते हैं, ठीक है, इसे मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं, तो आपको एक एक आईसी भी सस्ती पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। सिंगल आईसी बनाएंगे तो महंगी पड़ेगी, पर अगर आप बहुत सारी आईसीज बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। नॉर्मल आप रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो पैसिव नेटवर्क पे आप लगा देते हैं सीधा तार के साथ रेजिस्टेंस, उनमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होती है, पर आईसी की फॉर्म में अगर आपने कोई रेजिस्टेंस बनाया तो उसमें पावर कंजप्शन थोड़ी कम होगी। ठीक है, या बाकी जो भी डिवाइसेस कंपोनेंट्स आप बनाएंगे तो उनमें पावर कंजप्शन कम से कम होगी। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस बहुत होते हैं आईसी के लिए, इसलिए हम आईसी पढ़ रहे हैं कि आईसी क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद हम जाते हैं, ये तो हमने देख लिया प्योर सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल कैसे बन जाएगा आपका सिलिकॉन, और मैंने आपको VLSI बताया, पर मैंने आप उसमें बताया नहीं, और भी कुछ होते हैं SSI, MSI, ठीक है, ये भी होते हैं। तो उसके बारे में बता देता हूँ कि उनमें कंपोनेंट्स कितने होते हैं, कितने कंपोनेंट्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, VLSI में कितने कंपोनेंट्स आ सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आप एक चिप में कितने कंपोनेंट्स डाल सकते हो, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो हम देख लेते हैं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपका स्केल ऑफ इंटीग्रेशन किस किस लेवल पे होता है। सबसे पहले जो हुआ था वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुआ था, जिसमें कि आपके एक चिप में, एक आईसी में लेस देन 50 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, एक ही आईसी में लेस देन 50, मतलब 50 कंपोनेंट फिर भी थे उसमें, तो आपका वो था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लेस देन 50 कंपोनेंट्स एक ही आईसी में। उसके बाद हम आए, तो ये हो गया SSI। ठीक है, उसके बाद हम आए मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में, इसको बोलते हैं MSI, शॉर्ट में MSI। अब इसमें जो कंपोनेंट्स थे वो 50 और 500 के बीच में, तो हम उस लेवल के इंटीग्रेशन को बोलते थे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट हो गए अब तो। उसके बाद आ गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि आपके कंपोनेंट्स एक ही आईसी में 500 से लेके 3 लाख के बीच में थे। ठीक है, अगर वो 2,99,000 करके समथिंग भी होगा तो भी हम उसे LSI में मानते थे। ठीक है, और 501 भी हो गया तो भी हम उसे LSI मानते थे। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद हम जो अब चले गए, जो अब आपका एरा चल रहा है, जो आपका टाइम चल रहा है, वो चल रहा है VLSI का, मतलब कि आपके एक कंपोनेंट में 3 लाख से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक आईसी में 3 लाख से ज़्यादा आ सकते हैं। सोचिए इस लेवल का आपका इंटीग्रेशन अभी चल रहा है, तभी तो आपके चीज़ें इतनी कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं। ठीक है, जो चीज़ पहले कंप्यूटर करता था वो अब मोबाइल फ़ोन से भी हो जाते हैं। जो पहले आपको कैमरा अलग से लेना पड़ता था, FM अलग से लेना पड़ता था, कॉल के लिए फ़ोन अलग से रखना पड़ता था। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती थी। अब उन्हीं चीज़ों को इन्होंने एक में लाके इंटीग्रेट कर दिया, साथ में लिया है। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आपका लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्केल ऑफ इंटीग्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जितने कंपोनेंट्स एक आईसी में डाल पाओगे, ठीक है, और छोटी सी आईसी होगी उसमें आपने इतने सारे कंपोनेंट डाल दिए, तो जिसके लिए पहले आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए थी वो अब छोटी सी जगह में हो रहा है। इसीलिए आपके फ़ोन के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ आपको एक ही फ़ोन के अंदर सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल का इंटीग्रेशन हो पा रहा है। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ इंटीग्रेशन था। मैंने आपको बता दिया आईसी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि लो कॉस्ट होती है और आपका पावर कंजप्शन भी कम होता है और आपका स्पेस इसमें कम लगता है, तो ये सारी इसमें इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, खूबियाँ। ठीक है, तो आईसी की ये सारी खूबियाँ होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपके स्टेप्स क्या क्या होते हैं आईसी फैब्रिकेशन में। सबसे पहले तो वही था, आपको प्योर सिलिकॉन चाहिए। ठीक है, पर उसके बाद जो मेन स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। वो क्या होते हैं कि आपको VLSI अगर आप कर रहे हैं, VLSI लेवल पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या स्टेप से होके जाना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक आईसी बनती है। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं इसके बाद। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका आईसी फैब्रिकेशन अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है,
तो VLSI फैब्रिकेशन में आपके जो सबसे पहले तो आपने सिलिकॉन बना दिया, जो प्योर सिलिकॉन आपने बना दिया है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका वेफर प्रिपरेशन, जो कि उसी में ही आ जाता है। सिलिकॉन बनाना भी उसी में आ जाता है जो आप प्योर सिलिकॉन लेके आते हो, ठीक है, वो सब भी इसी में आ जाता है। वेफर प्रिपरेशन, वेफर क्या होता है मैं बताऊँगा आगे। सेकेंड होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। थर्ड आपका है फोटोलिथोग्राफी, और आपका फोर्थ नंबर पे है एचिंग, और फिफ्थ नंबर पे आपका है डिफ्यूजन, और सिक्स नंबर पे आपका है मेटलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या क्या स्टेप्स होते हैं ब्रीफ में जान लेते हैं। वेफर प्रिपरेशन, वेफर मतलब होता है जैसे आपके चिप्स के शेप होते हैं, ठीक है, चिप्स को भी वेफर बोला जाता है। तो आपका जो यहाँ पे वेफर है वो बनाते कैसे हैं, वेफर क्या होता है वो देख लेते हैं। वेफर अगर मैंने बोल दिया आपको चिप्स की शेप है, मतलब कि कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो वेफर, इनको बोलते हैं वेफर। तो ये प्योर सिलिकॉन का होना चाहिए, सिंगल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये वेफर आते कैसे, सिंपल, एक आपका पूरा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन बनाया जाता है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपका एक प्योर सिलिकॉन होता है जो कि सिंगल क्रिस्टल भी है और प्योर सिलिकॉन भी है। इसको जब आप कट करेंगे तब आपके ऐसे वेफर्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको वेफर प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपका एक प्योर सिलिकॉन एक होना चाहिए जो कि सिलेंड्रिकल शेप में हो, और उसे फिर आप कट करके ऐसे वेफर्स निकालते हैं। फिर इन वेफर्स में आप ऐसे पार्टीशन करते हैं, ठीक है। और इन वेफर्स में जब आप पार्टीशन करते हैं तो ये जो आप विंडो देख रहे हैं, जो एक एक बॉक्स बने हैं, ठीक है, इन बॉक्सेस को बोलते हैं डाइस। हर एक को डाइस बोलते हैं। तो ये जो विंडो बनी है ये एक आईसी होती है। एक आईसी मतलब एक डाइस, ठीक है। मतलब एक वेफर से भी आप कई सारी आईसीज बना सकते हो, और एक आईसी में आप सोच लीजिए 1 लाख कंपोनेंट, 3 लाख कंपोनेंट हम डाल सकते हैं। तो एक वेफर से सोच सकते हैं हम कितने, एक वेफर में कितने कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। होता क्या है, इस पूरे वेफर के हम पार्टीशन करते हैं, और फिर एक एक जो आपका ये पार्ट होता है इसको एक आईसी बोलते हैं, और उस आईसी के अंदर आप लाखों कंपोनेंट डाल सकते हो। तो सोच के देखिए कितने लेवल का इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। और इन वेफर्स के जो डायमीटर होते हैं वो कई बार 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर तक के भी डायमीटर तक के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लाना पड़ेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म का सिलिकॉन, इसे इनगॉट बोलते हैं। इनगॉट मतलब सीड, ठीक है, ये इनगॉट बोलते हैं इसे। और ये इनगॉट जो आपका है ये जब तक नहीं आएगा तब तक आपका ये वेफर आप बना नहीं पाओगे। जब तक वेफर नहीं आएगा तब तक आप ये पार्टीशन करके डाइस नहीं बना पाओगे, और डाइस ही आपकी आईसी होती है, और उसके अंदर आप कंपोनेंट तब तक डाल नहीं सकते, तब तक उसमें आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये लाना पड़ेगा। तो ये इनगॉट सीड कहाँ से लाया जाता है, इसकी भी प्रोसेस होती है, वेफर प्रिपरेशन के अंदर ही आएगा वो भी, कि वो इनगॉट आता कहाँ से है। उसके दो तरीके होते हैं, एक जोक्राल्स की प्रोसेस होता है, एक फ्लोट जोन मेथड होता है, ठीक है। तो ये इनगॉट वहाँ से आता है, और जब ये आ जाएगा तब आप उसके स्लाइस करके, कटिंग करके ये वेफर बना सकते हो, और उस वेफर पे आप अपना एक एक आईसी बना सकते हो, ठीक है। आपकी हर वेफर पे कई सारे आईसीज बन सकती हैं, तो एक आईसी आप उसमें से कट करके निकाल के उस आईसी पे काम करते हैं, ठीक है। उस आईसी पे काम किया जाता है, वो आपका आईसी फैब्रिकेशन वहाँ से फिर आगे शुरू होता प्रोसेस होती है, ठीक है। पर स्टार्टिंग सबसे पहले वेफर प्रिपरेशन। तो वेफर कहाँ से आएगा, जब तक कि इनगॉट नहीं आएगा। और इनगॉट आपका जो लिया जाएगा वो प्योर सिलिकॉन वाला, सिंगल क्रिस्टल वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा सा इनगॉट भी बनाने के लिए आपको जो सिलिकॉन चाहिए वो ईजीएस सिलिकॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। वो हम देखेंगे जोक्राल्स की प्रोसेस फ्लोट जोन में वो कैसे बनता है, ये इनगॉट आपका वहाँ से कैसे बनता है, ठीक है। ये इनगॉट होता है सिलेंड्रिकल शेप में, ये वहीं से बनाया जाता है आपका जोक्राल्स की प्रोसेस से। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में आप SiO2 की लेयर लगाते हो, क्योंकि SiO2 की लेयर एज ए इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल वहाँ होता है। फोटोलिथोग्राफी में आपको पैटर्न बनाने के काम आता है, कि कहाँ आप कैसा पैटर्न रखना चाहते हो, कहाँ आप SiO2 की लेयर रखना चाहते हो, कहाँ नहीं रखना चाहते हो, किस चीज़ को आप कहाँ पे चाहते हो, कहाँ पे नहीं चाहते हो, तो उसके लिए पैटर्न करने का काम यहाँ पे होता है। चौथे नंबर पे एचिंग। एचिंग मतलब कि किसी चीज़ को आप नहीं चाहते तो उसको निकाल लो वहाँ से, ठीक है। तो किसी चीज़ को रिमूव करना तो उसमें हेल्प करता है आपका एचिंग। और पाँचवें नंबर पे आपका है डिफ्यूजन, कि किसी P टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको N टाइप का सेमीकंडक्टर डालना है तो वहाँ पे डिफ्यूजन काम आता है। और आपका है लास्ट में मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन मतलब जो आप आईसी एंड में ख़त्म करते हो तो उनके मेटल कॉन्टैक्ट्स लगाने होते हैं। जैसे आपने आईसी में देखा है नैंड नॉर में, उनमें कुछ मेटल्स निकले होते हैं बाहर, ठीक है, उनके पैर जो निकले होते हैं, तो वो होता है मेटलाइजेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि बाहर उन्हें आपको किसी सर्किट में कनेक्ट करना होगा तो उस आईसी के पैर आपको मेटल कॉन्टैक्ट भी चाहिए होंगे ताकि आप बाहर कहीं किसी के साथ कनेक्ट कर सको। तो आखिरी स्टेप होता है आपका मेटलाइजेशन। तो ये लाइन बाय लाइन ऐसे ही चलता है, पर ये जो मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि लाइन से ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4 5 6
ऐसा नहीं होता ज़रूरी, डिपेंड करेगा बना क्या रहे हो। अगर आप रेजिस्टेंस बना रहे हो तो कुछ और स्टेप हो सकती है, अगर आप बीजेटी बना रहे हो तो कुछ और स्टेप हो जाएगी। स्टेप तो यही रहेंगे पर ये आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बीजेटी या फिर मॉसफेट बना रहे हो तो कुछ और स्टेप हो जाएगा, ऐसे करके हर चीज़ के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने लेके चल रहा हूँ वो मॉसफेट लेके चल रहा हूँ। तो मॉसफेट में लाइन से यही होता है, ठीक है। पहले नंबर पे वेफर प्रिपरेशन तो हर जगह यही रहेगा, वेफर प्रिपरेशन तो हमेशा आगे ही रहेगा, और आपका मेटलाइजेशन सबसे आखिरी में रहेगा। ये दोनों तो पक्के रहते हैं, ठीक है। पैकेजिंग यही, ये दोनों पक्के रहते हैं, पर जो बीच के स्टेप्स है वो कहीं पे भी आगे पीछे आपके हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है बना क्या रहे हो। पर मैं मॉसफेट ले रहा हूँ तो मॉसफेट में यही लाइन से चलेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। तो इस तरीके से आपके स्टेप्स चलेंगे। और हाँ, इसमें एक और स्टेप होता है पर वो मॉसफेट में यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे मेंशन नहीं करा था, पर उसकी भी बात करेंगे, जिसे बोलते हैं एपिटेक्सिल ग्रोथ, ठीक है। एपिटेक्सिल ग्रोथ या एपिटेक्सिल डिपोजिशन, ठीक है। तो ये जो स्टेप है 7th नंबर की, ये मॉसफेट पे यूज़ नहीं होती पर ये बाकियों में यूज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे बीजेटी बनाने में यूज़ हो जाता है आपका एपिटेक्सिल ग्रोथ, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे, पर मॉसफेट में इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इसे मॉसफेट से अलग रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे बाद में एपिटेक्सिल ग्रोथ को कि होता क्या है। तो आज के लिए फिर इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।